हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और रीसेंट ट्रेंड सीरीज चल रही है जिसके अंदर पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, 2 साल के इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन और उसके साथ में एक शॉर्ट समरी बताई जा रही है। तो इस सीरीज में इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर में आज हम पढ़ेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर। और 3 फेज ट्रांसफार्मर को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वर्जन में कवर किया है। 3 फेज ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शंस देखे हम लोगों ने, है ना, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन के 2 हिस्से देखे हम लोगों ने कि यहाँ पे या तो एक कोर के ऊपर तीनों अलग अलग फेज की वाइंडिंग कर दें या फिर हम 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दें। तो सारे बेस्ट पॉसिबल वेज हम लोगों ने देखे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। स्टैंडर्ड रूल्स क्या होते, क्लॉक कैसे चलती है, 11 कैसे बजते हैं, 1 कैसे बजता है, 6 कैसे बजता है, सारा का सारा हम लोगों ने स्टैंडर्ड रूल्स, क्लॉक वाले जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे देखे। उसके बाद हम लोगों ने फेजर ग्रुप्स जो होते हैं आपके डी वाई, वाई डी 6, वाई डी 11, वो सारा चीज इसमें यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और उसके बाद 2 लेक्चर्स में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे। उसके बाद फेजर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसका एनालिसिस किया। उसके बाद हमने हार्मोनिक्स का एनालिसिस किया। एज सच हार्मोनिक्स वाला पोर्शन गेट में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हार्मोनिक्स इन स्टार डेल्टा कनेक्शंस, हार्मोनिक ट्रांसफार्मर कनेक्शंस देखे हम लोगों ने अलग अलग तरीके से। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इससे भी बहुत टाइम से क्वेश्चंस नहीं आया है, बट ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से कभी भी सरप्राइजली क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने 3 वाइंडिंग के बाद 2 लेक्चर और करे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, 67 और 68 लेक्चर। तो 2 लेक्चर और हैं यहाँ पे। तो टोटल हम लोगों ने 12 वीडियोस में, 12 लेक्चर्स में, और लेक्चर का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, आपको कोई 30-35 मिनट या 25 मिनट के आसपास के वीडियोस मिलेंगे। तो इस पूरी जर्नी में हम लोगों ने पूरे 12 में, और बात करें अगर इफेक्टिवली नंबर ऑफ आवर्स के, तो 6 घंटे के अंदर पूरा 3 फेज ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से देख लिया था, ठीक है। तो इसका जो समरी वर्जन है, अब देखो यहाँ पे पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन है वो फेजर बेस्ड पे नहीं आए हैं, स्टैंडर्ड रूल्स पे नहीं आए हैं। तो ये सब मैं अभी रिसेंट ट्रेंड सीरीज में नहीं ले रहा हूँ। ये करना हो तो आप रैंक बूस्टर सीरीज आप परचेस कर सकते हो, जिस सेंटर कैप पे 249 रुपीज में रखा है। वहां पे मैंने उस क्रैश कोर्स वाले फॉर्मेशन में सारा बताया है। वहां पे क्लॉक वगैरह, फेजर ग्रुप सब कुछ बताया है, एक्सप्लेन किया है वहां पे। तो जो लोग भी पूरा ट्रांसफार्मर कहीं और से भी पढ़ा है और सिर्फ अगर आपको 3 फेज पढ़ना है, तो मैंने रैंक बूस्टर में 3 फेज बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा दिया है ना। उस वाले क्रैश कोर्स वाले फॉर्मेट में मैंने अच्छा पढ़ाया है। चलो, तो उसके बाद बात करेंगे अगर हम लोग क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर में 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं बस, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। क्योंकि फेजर हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, इस पे बहुत ज्यादा आप फ्रिक्वेंटली, या फिर जो फेजर ग्रुप होते हैं उस पे बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि बहुत इजी हो जाते हैं, ऑब्वियस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहां पर आपको थोड़े से टेस्ट बदला है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के स्टार डेल्टा के कन्वर्जन वगैरह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी हेल्प आपको पावर सिस्टम में भी बहुत मिलेगी। इसका जो नॉलेज है ये आपको पावर सिस्टम में भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने। पहला पॉइंट, एमएमएफ बैलेंस। आपको एमएमएफ क्या होता है, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो I2N2 इक्वल टू I1N1। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का एमएमएफ क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, ऐसा बोल सकते हैं। आई नोट करंट को हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ऐसा मैं फुल को लेंथ में बताऊंगा ना। तो I1 को कैसे हम लोगों ने डायरेक्टली आई नोट को क्यों नेग्लेक्ट किया, वो सारा डिटेल बताऊंगा। बट अभी के लिए, रिसेंट ट्रेंड के लिए, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, I1N1 इक्वल टू I2N2। दूसरा है ईएमएफ पर टर्न क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो डे 1 से हमें पता है, तो वही हम लोगों ने एडवांटेज लिया कि V1 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे N2 लिखना था मुझे, है ना, N2 V2 डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। और इन दोनों को मिलके भी आप यहां पे साथ में एक इक्वेशन और लगा सकते हो, बट उसकी नीड नहीं है, अभी तीनों अलग अलग देखो। थर्ड नंबर का पॉइंट है इनपुट पावर और आउटपुट पावर। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी, एलवी और एचवी, दोनों में पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि यहां पे स्टेप अप या स्टेप डाउन किस चीज का हो रहा है, वोल्टेज या फिर करंट, बट पावर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों साइड में इनपुट वोल्ट एम्पेयर और आउटपुट वोल्ट एम्पेयर क्या है, सेम है। तो √3 VL/IL इक्वल टू √3 VL/IL, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। 1 क्यों लगाया, प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को स्टार और डेल्टा के रिलेशन नहीं पता, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर आपको स्टार कनेक्शन गिवन है तो आप यहाँ पे स्टार कनेक्शन में वोल्टेज का रिलेशन लाइन और फेस के बीच में क्या होता है, VL इक्वल टू √3 VPH, IL इक्वल टू IPH। डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है करंट, IL इक्वल टू √3 IPH होता है। अच्छा, पावर भी देख लो। एक्टिव पावर को अगर हमें लिखना है, एक्टिव पावर को, तो पर फेस V फेस I फेस cos थीटा,
ये हमारा सिंगल फेस के लिए होता है, ये सिंगल फेस के लिए। अगर मुझे थ्री फेस का लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे थ्री फेस का लिखूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, वी फेस आई फेस कॉस 5। थ्री फेस का 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे आप देखिएगा ध्यान से, यहां पे एक चीज और कर सकता हूं कि अगर मुझे थ्री फेस का लाइन की टर्म में लिखना हो, लाइन वोल्टेजेस की टर्म में अगर लिखना हो तो इनको कन्वर्ट कर ले, तो या तो स्टार वाइंडिंग होगी या डेल्टा वाइंडिंग होगी। सपोज करो स्टार वाइंडिंग गिवन है तो फेस करंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फेस की जगह पे क्या लिखोगे, 3 इंटू फेस की जगह आप लिख दोगे लाइन डिवाइडेड बाई √3 और IL इक्वल टू IPS, तो यहाँ तो IL हो गया cos phi हो गया। तो यहां से √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, है ना, √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला √3 VL IL cos phi बन गया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको कई बार पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये भी थ्री फेस का फॉर्मूला है, ये भी थ्री फेस का फॉर्मूला है, ये इन टर्म्स ऑफ फेजेस है, इन टर्म्स ऑफ लाइन है। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर डेल्टा होता तो भी सेम फॉर्मूला आता, क्यों सेम फॉर्मूला आता, क्यों, क्योंकि डेल्टा होता तो फेस, लाइन और फेस तो VL हो जाता, आई फेस की जगह क्या होता IL डिवाइडेड बाई √3, तो अगेन वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आपका अच्छा केवी, ये क्या है, वोल्टेज पावर, ये कौन सा वोल्टेज पावर, अगर केवी है ना, कॉम्प्लेक्स पावर या अपेरेंट पावर की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका S से अगर मैं डिनोट करूं तो S इक्वल टू, अगर मैं सिंगल फेस की बात करेंगे तो फेस इंटू करंट, तो स्टार की बात करेंगे तो यहाँ पे थ्री फेस की बात करेंगे सॉरी, तो ये कितना हो जाए 3 इंटू वी फेस आई फेस। अगेन स्टार या डेल्टा तो एक चीज क्वांटिटी रखाएंगा तो √3 VL IL, ये सब के सब फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। ठीक है, वोल्ट एम्पर रेटिंग √3 VL IL, समझ गए। तो शॉर्ट में मैंने सारी चीजें आपको बता दी, अलग अलग सब्जेक्ट में इनके थ्री फेज में हमने पूरा डेरिवेशंस वगैरह सब देखे इसके। ठीक है, और अभी हमें थ्री फेज में रिएक्टिव पावर का कोई भी काम नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ एक्टिव पावर के डेरिवेशंस देखे। चलिए इनको कैसे यूज करना है वो सब के सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ये जो वोल्टेजेस है ना, ये ऑलवेज हम लोग, ये जो टर्न्स रेशियो है ना, ये ऑलवेज हम लोग पर फेज में लेके चलेंगे, तो हमारा आंसर गलत होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होगी। तो एक दिमाग में ध्यान रखना कि पर फेज में हम लोग लेके चलेंगे। आई बात समझ में। तो यहां पे चलो क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, गेट 2018 का डबल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान से करते हैं आप एज ए स्टूडेंट होते और इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, इफिशियंसी के जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं वो सिंगल फेज से आए, थ्री फेज से कभी नहीं आए हैं। तो इस वजह से जब ये क्वेश्चन आया था गेट 2018 में, तो थ्री फेज देख के और इफिशियंसी वाला कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन देख के और फिर बची कुची का सर यहाँ पे डेल्टा स्टार ने निकाल दी, तो बहुत सारे स्टूडेंट को उलझन हुई थी। बट ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आप एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते जाइए, एक एक डॉट को कनेक्ट करते जाइए, कारवा बनता जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है कि 900 kVA का ट्रांसफार्मर है, 3 किलोवोल्ट स्लेश √3 किलोवोल्ट डेल्टा और स्टार, मतलब 3 किलोवोल्ट वाली साइड जो डेल्टा में, √3 किलोवोल्ट वाली स्टार में। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड, रेजिस्टेंस पर फेस है ना, आपको दे रखा है, देखो हाई वोल्टेज साइड में रेजिस्टेंस पर फेस कितना दे रखा है, पर फेस रेजिस्टेंस एक फेस का दे रखा है 0.3 ओम, एंड सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड रेजिस्टेंस पर फेस कितना दे रखा है 0.05 दे रखा है। आयरन लॉस, कोर लॉस, नो लोड लॉस, आयरन लॉस सब एक ही बात है। आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 10 किलोवाट। द फुल लोड परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर इज। ठीक है, अब आपसे देखो क्या पूछा है, आपसे पूछा है, इसको मैं थोड़ा सा गेट 2018 को इधर साइड में पटक देता हूं थोड़ा सा, अच्छा चलो नहीं जाएगा, ये इधर कर देते हैं। ठीक है, चलो आधा आधा चले गया, चलो छोड़ो यहीं पर रहने देते हैं ना। अब आपसे क्या पूछा है, एफिशिएंसी पूछा है। ठीक है, एफिशिएंसी पूछा है, तो एक काम करते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, सर आपने बताया आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, और साथ में आपने एक चीज और बताई थी कि अगर हमें किस पे पूछा है, लोडिंग चेक करो सबसे पहले। द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड एट यूनिटी पावर फैक्टर इज, तो यहां पे फुल लोड गिवन है। मैंने बताया था ना इफिशियंसी में दो चीजें नोट करना है आपको, फुल लोड कौन सा लोडिंग है, फुल लोड है, तो हमें x = 1 पुट करना है, तो x का झंझट ही खत्म।
दूसरा पावर फैक्टर कौन सा है, यूनिटी पावर फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि वी आई कॉस फाइव क्या है ऑलरेडी, वी आई कॉस थीटा, सॉरी नॉट कॉस फाइव, वी आई कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा क्या है 1 है। तो डायरेक्ट वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट मतलब कि डायरेक्टली केवीए रेटिंग हो गया ना, डायरेक्टली क्या हो गया, केवीए रेटिंग डिवाइडेड बाय केवीए, और फुल लोड है, एक्स का झमेला नहीं है। और लॉसेस कौन कौन से होते हैं, कोर लॉस और WCU फुल लोड, WCU फुल लोड। अब देखिए यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, देखिएगा ये तो आपका 900 हो गया डिवाइडेड बाय केवीए मतलब 10 टू द पावर 3, 900 10 टू द पावर 3 ये कितना है 10 किलोवाट, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस बस ये एक जगह खाली है फिल इन द ब्लैंक्स, ये जगह अगर भर जाए इंटू 100% कर देंगे, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एफिशिएंसी का आपका जो बेसिक नॉलेज था उससे गए, जो जो गिवन था वो सब लिखा, सब चीजें, लोड भी आपने फुल लोड एज ए स्टूडेंट फुल लोड जो बताया था मैंने, है ना, मेरे जैसे कई सारे टीचरों ने बताया होगा उस साल में, और ट्रांसफॉर्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। देखिए क्या होता है, जो ऑफलाइन क्लासेस चलती तो हमें हर बार पता होता है, जब लास्ट क्लास की जो क्लासेस होते हैं, अच्छा ये गेट का पेपर आया था तो कौन से शहर में पढ़ा रहे थे, ये गेट 2018 के रिजल्ट के टाइम पे NIT जालंधर में क्लासेस थी, शायद 17 में थी 18 में थी, ऐसा ही कुछ था, ग्वालियर में भी काफी पढ़ाया है इस टाइम पे। तो ये अलग अलग शहरों की यादें काफी जुड़ी हो जाती है क्वेश्चन से, कुछ उस टाइम पे क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट के फोन भी थे, आज बहुत सारी जगह पे असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह बने हुए हैं कि सर यहाँ पे रेंज आउट चले गया था बहुत सारे स्टूडेंट का, कि सर रेंज आउट चले गया, क्योंकि रेंज काफी नेरो था शुरुआत में, ठीक है। चलो तो यहां पर अब हमारा टास्क जो है कॉपर लॉस फुल लोड निकालना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलो अब कॉपर लॉस फुल लोड की दिशा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे आपको इक्विवेलेंट सर्किट, कॉपर लॉस कैसे निकलता है, आई स्क्वायर आर। तो आपको यहां पे देखो दो चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ट्रांसफॉर्मर है इसका प्राइमरी, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर बना देते हैं हम लोग, और ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्राइमरी रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है 0.3, ये सब पर फेज है ना, सब 0.3, और ये है 0.02 और यहां पे बट ऑब्वियस है कि यहां पे टर्न रेशो N1:N2 है, N1:N2 है, और यहां पे 3 किलो वोल्ट, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि डेल्टा साइड है और ये स्टार साइड है ना, क्योंकि यहां पे मेंशन कर रखा हाई वोल्टेज साइड कौन सी है, आपकी प्राइमरी साइड, हाई वोल्टेज प्राइमरी है ना। तो ये हम लोगों ने N1 और N2 ले लिया, और साथ में यहां पे 3 किलो वोल्ट ये भी ले लेते हैं हम लोग, √3 किलो वोल्ट ये भी ले लिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है कि सर हमें या तो इस रेजिस्टेंस को उधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, हमारे लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्टार में चूंकि करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लाइन और फेस का करंट एक ही होता है, तो सर ज्यादातर हम लोग इधर की साइड में ले चले, I2 फुल लोड साइड में ले चले, फुल लोड तो है ही है, I2 करंट यहां का स्क्वायर कर देंगे तो आसान पड़ेगा हमारे लिए, इधर का कर देंगे तो हमारे लिए आसान पड़ेगा। तो क्या हम ये कॉपर लॉस ऐसा बोल सकते हैं, है ना, मतलब ये रेजिस्टेंस इस साइड में ले जाएंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो क्या हम WCU फुल लोड क्या ऐसा बोल सकते हैं कि I2 फुल लोड, अच्छा कुछ दे रखा है क्या करंट वगैरह, हमें करंट वगैरह तो कुछ भी नहीं गिवन है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। I2 फुल लोड का स्क्वायर इंटू RE2 है ना। अब इस RE2 को आपको कैसे कैलकुलेट करना, ऑलरेडी आपको पता है, इसको रेफर करके उस साइड में ले जाएंगे हम लोग, और उससे आपका RE2 आ जाएगा, ठीक है। करंट की वैल्यू हमें कोई गिवन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं गिवन है, बट हम लोग निकाल लेंगे, करंट का कोई टेंशन नहीं। करंट कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, करंट हमारे पास जब केवीए रेटिंग होती है ना, चलो मैं यहां पे निकाल देता हूं, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं, और फिर यहां पे मैं करंट की पोजीशन लिख देता हूं, ठीक है। चलो यहां तक आ गया आपको। तो कॉपर लॉस फुल लोड का फॉर्मूला गया, RE2 हम लोग इधर शिफ्ट करके निकाल लेंगे। ये बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कई सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको अदर देन क्वेश्चन में भी हेल्प होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो निकालना है मुझे इस साइड का निकालना है, तो करंट जो है फुल लोड करंट अगर मुझे सेकेंडरी साइड का निकालना है तो केवीए रेटिंग कितना है 900 केवीए, है ना। कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला लगा दे, कौन सा वाला, ये वाला, √3 VLIL, √3 VLIL 3 फेस का लगा दोगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो √3 VLIL, तो केवीए डिवाइडेड बाय 10⁻³ और √3 VL कितना है हमारा
इस साइड में लाइन वोल्टेज। ये जो रेशो गिवन है ना, ये जो रेशो गिवन होता है वोल्टेज स्लैश दिस, तो ये वोल्टेजेस लाइन की टर्म में होते हैं हमेशा। ये वोल्टेजेस काय में होते हैं? लाइन की टर्म्स में। बट हमें जो N1 और N2 जो रेशो चाहिए रहता है, वो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ईएमएफ पर टर्न वगैरह का, तो वहां पे पर फेज में हमें वोल्टेजेस चाहिएंगे। वहां पे जो जैसे ये हमारा जो थ्योरी था ना, कहां पे? यहां पे। तो V1 N1 और V2, तो ये जो वोल्टेजेस है ये हम लोग पर फेज में लेंगे। ये सारे वोल्टेज काय में करेंगे हम लोग? पर फेज में लेंगे, पर फेज में पहले लेंगे हम लोग। बट जो बाय डिफॉल्ट ऐसे जो 300/200 वोल्ट इस तरीके से जो ये होते हैं ना थ्री फेज में, ये लाइन में होते हैं बाय डिफॉल्ट, है ना। इन चीजों का ध्यान रखना। तो √3 VL कौन सा? इस साइड में लाइन वोल्टेज है, स्टार में क्या है? VL। तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? √3 VL कर दिया इंटू 10⁻3, है ना। ये फॉर्मूला में लिख देता हूं, I = KVA डिवाइडेड बाय वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। √3 लाइन वोल्टेज, अगर लाइन की टर्म में बात कर रहे हैं। 10⁻3 से कैंसिल होगा ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 9, तो ये फुल लोड करंट कितना हो गया? 300 एम्पेयर। 300 एम्पेयर आपका करंट हो गया। तो ये तो झंझट खत्म हो गया। अब सिर्फ Re2 की बात है। अब देखिए Re2 की अगर बात है तो ये भी निकालना बड़ा आसान है। देखिएगा यहां से अगर हम लोग Re2 निकालें, Re2, तो ये Re2 क्या हो जाएगा? एक तो R2 पहले से ही है 0.02, तो पहले से ही रखा है, प्लस कहां पे रेफर कर रहे हैं हम लोग? रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम। जहां रेफर कर रहे हैं रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम का होल स्क्वायर इंटू क्या रेफर कर रहे हैं? किसको ले जा रहे हैं? 0.3, है ना। रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम। तो यहां से Re2 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये आपका क्या रहेगा? 0.02 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 का होल स्क्वायर इंटू 0.3। अब गलती स्टूडेंट से कहां होती है कि डायरेक्टली ये जो N1 N2 को ये 3/√3 वाली ये डायरेक्ट वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं और आंसर फिर यहां पे पुट करेंगे, फिर आंसर लेके आ जाएंगे। ये गलत है। N1 N2, हाँ, ये अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप एज इट इज जो वोल्टेजेस गिवन होते उनको यहां ले लेते और आपका काम हो जाता। बट चूंकि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो डायरेक्टली ये जो वैल्यूज है इसको वोल्टेजेस को, इन वोल्टेजेस को डायरेक्टली N1 N2 की टर्म में नहीं नोट कर सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो ये चीज बताता हूं और यही मैजिक है। देखिएगा अब यहां पर इस चीज को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो हमें पता है, देखिएगा यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम देखते हैं कि वोल्टेज V1 है ना, इसको सपोज करो हम लोग ये हम लोग नोटेशन 1 से नोटेशन कर देते, इसको 2 से नोटेशन कर देते हैं, है ना। तो वोल्टेज किस साइड का? वन साइड का जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है और जो काय में चाहिए हमें? पर फेज में। डिवाइडेड बाय हम यहां पे ये कर सकते हैं कि V2 जो कि स्टार में कनेक्शन है और वो चाहिए हमें पर फेज, ये असल इक्वल टू होगा N1 डिवाइडेड बाय N2 के। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर आपका पहला वोल्टेज फर्स्ट नंबर का वाइंडिंग अगर देखें तो डेल्टा में है ना, वाइंडिंग कौन सी? डेल्टा में। तो डेल्टा में पर फेज, तो हमें पता है डेल्टा में लाइन और फेज तो क्या होते? बराबर होते। तो डायरेक्टली 3 किलोवोल्ट हम लोग रख देंगे डिवाइडेड बाय V2। सेकेंडरी का हम स्टार कनेक्शन में क्या चाहते हैं? फेज वोल्टेज चाहते हैं। बट ये बाय डिफॉल्ट क्या गिवन है? लाइन वोल्टेज गिवन है। तो इस लाइन को पर फेज में अगर हम लोग करें, इस लाइन को पर फेज में अगर लिखें स्टार साइड, 2 साइड स्टार में, तो ये कितना हो जाएगा? लाइन √3 डिवाइडेड बाय √3 दैट इज 1 किलोवोल्ट, है ना। पर फेज में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। तो ये कितना हो गया? 1 किलोवोल्ट इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। किलो से किलो कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? N2 डिवाइडेड बाय N1। उल्टा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 दैट इज N2 डिवाइडेड बाय N1 हो गया। दैट्स ऑल। अब देखो डिफरेंस देखो, डायरेक्टली रख देते और इसमें रखने में बहुत डिफरेंस आ रहा है ना। अब डायरेक्टली चीजों को नहीं कर सकते थे तो आप यहां पे डायरेक्टली मत जाइए। आप हमेशा क्या करेंगे? स्टार और डेल्टा में आपको पर फेज में चले जाना। मैंने फुल कोर्स में बहुत अलग अलग केसेस, स्टार डेल्टा स्टार डेल्टा सारे अलग अलग केसेस लेके मैंने कराए हैं वहां पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हम लोग Re2 पे पहुंच गए हैं कि Re2 में अब क्या होगा? हमारा वैल्यू रख देते हैं हम लोग। Re2
इक्वल टू 0.02 प्लस इंटू डिवाइडेड बाय n1 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 0.3, इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.05333। ठीक है, ये हो गया हमारा Re2 की वैल्यू। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से अगर हमें WCU फुल लोड निकालना है तो करंट कितना है 300 का स्क्वायर इंटू Re2 कितना है 0.05333, इसको कर लेंगे तो WCU फुल लोड आ जाएगा 4.799 किलोवाट। अब आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, सर हम लोग ये पर फेज में गिवन है तो आई करंट जो करंट है तो पर फेज का होगा, तो बिल्कुल हमने पर फेज का ही तो लिया है क्योंकि स्टार साइड में, तभी तो हमने स्टार साइड में रेफर किया क्योंकि ये जो करंट है ये हमारा लाइन और फेज, ये जो लाइन करंट या फेज करंट बराबर होता है, बिकॉज क्योंकि ये स्टार साइड है, स्टार साइड, इस वजह से फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है बराबर होता है, तो इस वजह से ये फेज करंट ही है। फेज करंट रखा और जब यहाँ पे किलो के फॉर्म में कर दिया ना, किलो के फॉर्म में, किलोवाट के फॉर्म में हमने 4.799 किलोवाट हो गया। अच्छा, ये जो अभी लॉस आया है तो बहुत बार स्टूडेंट की गलती कर देते हैं कि निकाला, पुट कर दिया डायरेक्टली हमारे उस फॉर्मूले में और आंसर लिया है, बट ये किसके लिए है, ये सिंगल फेज के लिए है। ये लॉसेस जो कॉपर लॉस किसके लिए, एक फेज के लिए। अगर मुझे 3 फेज के लॉसेस चाहिएंगे तो WCU फुल लोड 3 फेज के अगर लॉसेस चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 इंटू 4.799 तो कितना आ जाएगा 4.799 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 14.397 किलोवाट। ठीक है, बस अब आ गया हमारा पूरा का पूरा कॉपर लॉस फुल लोड पे आ चुका है। अब बस यहाँ पे रखना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कि ये हमारे एफिशिएंसी के फॉर्मूले में कितना है 14.397 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो। अब देखिए 10 टू द पावर 3 नीचे कॉमन ले लो, ऊपर कॉमन ले लो, कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, पूरे को कैलकुलेट कर लो क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार मिस्टेक होती है। ठीक है, तो आप और देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, पहले नीचे का कैलकुलेशन कर लिया करो, पहले का नीचे का कैलकुलेशन कर लो, और जब आप वर्चुअल कैलसी में एक ऑप्शन आता है 1/x करने का, है ना, तो या आप क्या करोगे डायरेक्टली 1/x कर देना, तो ये ऊपर पलट जाएगा और फिर 900 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपकी कुछ ट्रिक्स है जहां पे आप वर्चुअल कैलसी को कम टाइम में यूज कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 97.36%। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसको मैं थोड़े से छोटे कर देता हूं ताकि आपके लिए अच्छे से जम सके। ठीक है, तो मैंने एक तरह से थोड़ा सा ठीक ठाक सेट कर दिया। मजा आया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको लगभग सार पता चल गया है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार वगैरह वाली चीजों को कैसे हैंडल करना है। खासकर टर्न रेशो में बहुत दिक्कत आती है। और मैं टर्न रेशो की बात करूँ ना, सिंगल फेज में आप बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर टर्न रेशो N1/N2 है, N2/N1 है। तो मैं आपको बोलूं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दोनों ही सही है, N1/N2 लिखो या N2/N1 लिखो। टर्न रेशो की बात करें, कई बार इंटरव्यू या वाइवा में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिहाज से तो दोनों ही बोल सकते हो, बट 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो का जब डेफिनेशन की बात होती है, क्वेश्चन करने की बात नहीं बोल रहा, डेफिनेशन की बात होती है, तो हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज ही टर्न रेशो कहलाता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है, उसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, बट उसको देख लेते थोड़ा गलत क्यों था और किस तरीके से गलत था और किस तरीके से फाइनल आंसर की में उसका आंसर दिया गया IIT के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सीक्वेंस के हिसाब से गेट 2020 का क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट इसके पॉइंट्स कुछ बता देता हूं मैं आपको। 2020 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए काफी थोड़ा सा बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ थोड़ी सी चोट हो गई। क्या हुआ इस पेपर में कि 2020 में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे थे, कम से कम 5 क्वेश्चन, 6 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, बट कम से कम 5 क्वेश्चन तो थे ही थे, मुझे जो जितना याद है 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सभी बच्चों को फुल मार्क्स दिए गए, चाहे उसका सही था चाहे गलत था, सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स टू ऑल दिया गया, MTA मार्क्स टू ऑल। ये लिखा है IIT के आंसर की में, क्या लिखा है MTA मार्क्स टू ऑल, सभी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में नंबर दिए गए। क्यों नंबर दिए गए? क्योंकि IIT ने जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करी, क्वेश्चन बनाया, तो क्वेश्चन को बनाते टाइम पे मिस्टेक कर दी।
अब देखिए मिस्टेक बहुत सारे इसके लिए अलग अलग इफ्स एंड बट्स से, कोई अलग सोचता है कोई अलग सोचता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन का जो पेपर होता है, गेट का जो पेपर होता है, वो यूजी के लेवल का ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर यूजी की नजर से देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूं कि कई बार क्वेश्चंस जो फ्रेमिंग होती है, बहुत बार टीचर्स बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि आईआईटी प्रोफेसर ने तो रॉन्ग बना दिया। बिल्कुल बना सकता है, और उसने बनाया भी है, कोई भगवान थोड़ी है तो इंसान ही ना, गलती हमसे हो सकती है, उससे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन को या कोई भी सब्जेक्ट को जब हम लोग किसी लेवल पे देखते हैं तो वो उसमें बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब किसी छोटे बच्चे को हम लोग 0 से 90 डिग्री तक बताते हैं तो क्या उसे ये थोड़ी बताते हैं कि 180 डिग्री भी होता है, 270 भी होता है, 270 को -90 भी बोलते हैं आगे चल के। तो उस टाइम पे नहीं बताते, क्योंकि उस टाइम पे वो वाला नॉलेज जो है वो हम लोग नेग्लेक्ट करके उसके सामने पेश रखते हैं। क्योंकि अगर उसको इसी टाइम पे सारा चीज बता देंगे तो उसका जो लेवल है उस टाइम पे वो चीजें समझ ही नहीं पाएगा। तो जब किसी बच्चे को हम लोग 0 से 90 डिग्री तक के एंगल समझा रहे हैं किसी छोटी क्लास में, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 270 वाला होता ही नहीं है, वो भी होता है, बट उस टाइम के लिए हमने क्या करा, नेग्लिजिबल माना। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन को अगर हम लोग यूजी की नजर से देखेंगे, जो कि क्योंकि गेट का पेपर यूजी के लेवल का होता है, तो हम बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बट जब हम उसको एमटेक, जब उसको पीएचडी, या जब हम लोग और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके जब डिजाइन एस्पेक्ट की छोटी छोटी बारीकियां अगर देखेंगे, तब वो बिल्कुल ही डिफरेंट पिक्चर होगी। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि कई बार तो कुछ जो क्वेश्चन सेट हुए थे वो जेन्युइनली गलत थे, बट हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेट नहीं हुए, बट उस लेवल को शायद उस टाइम पे मैच नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से उन्होंने मार्क्स टू ऑल भी दे दिया है। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। तभी आप देखोगे कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल मशीन की, तो कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन के जब बहुत ज्यादा डिजाइन वाली जब किताबें उठाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार हमने जो इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा वो तो एक भी टॉपिक नहीं दिख रहा, ना ओसी दिख रहा, ना एससी दिख रहा, ना वोल्टेज। हम जिस स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, एक भी टॉपिक आपको दिखेगा, आपको लगेगा कोई पता नहीं कोई दूसरे सब्जेक्ट की किताब पढ़ रहे हो आप, है ना। बहुत सारी किताबें हैं, एमजी से है, बहुत सारी इस तरीके की किताबें जिनको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ अलग ही बातें हो रही है यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रिकल मशीन है ही नहीं, क्योंकि वो उस अलग लेवल से सोच की चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है और क्वेश्चन भी गलत डिजाइन हो जाता है। बट इसमें दिक्कत कहां आती है? एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? एज ए स्टूडेंट जब आपके सामने स्क्रीन पे पेपर चल रहा है और आपको लग रहा है यार इस क्वेश्चन में तो ये चीज गलत है, किसी ने मान लो पकड़ ली, और अच्छे बच्चों के साथ ही चोट होती है जब भी इस तरह की चीजें होती है, तो जो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके साथ में बहुत अन्याय होता है, लिटरली बहुत अन्याय होता है। उससे निपटने के लिए मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देता हूं कि जब एग्जामिनेशन हॉल चल रहा है, पेपर चल रहा है, तब तो हम पेपर सेट करने वाले से नहीं लड़ सकते ना। जब हम स्कूल वगैरह में थे तो तुरंत हाथ खड़ा कर देते पेपर बढ़ते से, सर इंग्लिश वाले टीचर को बुलाइए, इसमें कुछ गलती है ना, सर उस वाले सब्जेक्ट को बताइए। तो फिर टीचर्स आते थे, याद है आपके स्कूल वगैरह में पेपर होता था कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाली वैल्यू 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर में कर लो, गलती से किलोमीटर लिखा गया था, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आते हैं और करेक्ट करवा के चले जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे तुरंत क्लेम कर देते हो, है ना। तो वो छोटा लेवल था, बट यहाँ पे आप तुरंत क्लेम नहीं कर सकते हो, बट 3 घंटा तो निकल जाएगा ना। और क्लेम करोगे कि नहीं करोगे, सही में वाकई ये क्लेम करने वाला था या नहीं था, ये सब चीज़ों की तो जानकारी होती नहीं उस 3 घंटे के फ्रेम में। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे स्टूडेंट जो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो अपने ईगो पे मत लिया करो इन क्वेश्चंस को। जब भी आपको लगे कि यार कुछ गड़बड़ हो रहा है या कुछ चीजें नहीं बन रही है, उसी टाइम पे छोड़ो और आगे बढ़ो। क्लेम होगा वो 3 घंटे के एग्जाम होने के बाद, क्योंकि री एग्जाम तो होने वाला नहीं है, वापस से एग्जाम तो मिलने वाला नहीं है कई बार, है ना। कई बार क्या मिलता ही नहीं गेट में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई इस वजह से आपका पेपर वापस से कंडक्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो आप उस टाइम पे वर्चुअली लड़ाई करने की बजाय टाइम ज्यादा, किसी क्वेश्चन पे पता चले आपने कुछ गलत कर दिया और लगे हैं आधा घंटा पौन घंटा वेस्ट कर दिया। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था आई थिंक 2017 में, है ना। एक क्लेम का जो प्रोसेस भी है ना, स्टार्ट हुआ है 2017 से स्टार्ट हुआ है कि आप अपने क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हो। 17 में एक्चुअली आईआईटी रुड़की था मेरे ख्याल से, अगर मैं रोंग नहीं हूं तो 2017 में आईआईटी रुड़की ने रेंज काफी क्लोज दे दी थी जो आंसर्स दिए थे, तो उसकी रेंज को थोड़ा सा बढ़ाया था,
है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि रेंज काफी नेरो दे दी है, रेंज थोड़ा सा बड़ा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें जो रेंज होती है वो वाइडर देनी पड़ती है थोड़ी। तो पहली बार वहां हुआ था, तो वहां पे एक शायद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन गलत हो गए, चारों ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे थे, चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब जो जीनियस जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ के गया, और वो अच्छे से कौन पढ़ के जाएगा, ड्रॉपर स्टूडेंट या बहुत अच्छा डिजर्विंग स्टूडेंट ही पढ़ के जाएगा। जो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट होगा वो सोचेगा अरे बन तो रहा ही नहीं क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पढ़ेगा भी नहीं, वो आगे चले जाएगा। बट अच्छा स्टूडेंट पढ़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करेगा, होने की नहीं होने की सब प्रोबेबिलिटी लगा देगा, आधा घंटा वेस्ट कर दिया उसने। अब पता चला एग्जाम से बाहर आया, और ये हुआ है, एग्जाम से बाहर आया और थोड़े दिन बाद पता चला मार्क्स टू ऑल मिल गया प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। तो उस बच्चे का जो सिंसियर स्टूडेंट था उसका आधा घंटा पूरा मोमेंटम खराब हो गया उसके पेपर देने का, क्योंकि उस आधे घंटे तो टाइम भी वेस्ट हुआ, उस पर नंबर भी नहीं मिले, क्योंकि मार्क्स टू ऑल देने में इसका मतलब क्या है, सबका वो क्वेश्चन हट ही गया समझो, है ना। क्योंकि कंपटीशन तो आपका क्या है, दूसरों से अच्छा स्कोर लाना, जब वो क्वेश्चन ही सबको मिल गया नंबर एक जैसा, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन का कंपटीशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का पूरा 3 घंटे का एक मोमेंटम था, एक आंसर नहीं आने का, और उस क्वेश्चन की वजह से दूसरे क्वेश्चन पे भी इफेक्ट आया होगा। तो यही सारी चीजें हुई गेट 2020 में। कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि फ्रेमिंग उसकी या तो गलत थी या उसके ऑप्शंस नहीं हो रहे थे, इस तरह का पूरा था, उसका ही ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैं एक सजेशन देता हूं कि गलत कोई भी हो सकता है, बिल्कुल 100% विश्वास नहीं करना है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड से तो समझ सकते हो ना, ठोकर खा के तो ठाकुर बन सकते हो। तो इस बार जब आप 2023 में, 2024 में, 2025 में जब भी गेट में बैठोगे, तब ध्यान रखना जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ज्यादा ईगो पे मत लेना कि मैं तो इतना पढ़ा था इस सब्जेक्ट को, बनेगा कैसे, नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, आता है तो करना है, नहीं आता तो आगे बढ़ जाना, फटाफट 3 घंटे में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है आपको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एबीसी हैव 20 टर्न्स ईच, इन तीनों की क्या है वाइंडिंग्स के 20-20 टर्न्स दे रखे हैं, एंड आर वाउंड ऑन दी सेम कोर, एक कॉमन कोर के ऊपर वाउंड कर रखे हैं, और अलोंग विद द वाइंडिंग एक्स विच हैज 2 टर्न्स। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इनके 20 टर्न्स है, 20 और इसके कितने हैं 2 टर्न्स है, एक्स वाइंडिंग दे रखा है, और इनकी ओरिएंटेशन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। फिर इफ वाइंडिंग्स एबीसी आर सप्लाइड विद अ बैलेंस्ड 3 फेज वोल्टेजेस, ये तीनों वाइंडिंग को बैलेंस्ड 3 फेज वोल्टेजेस से सप्लाई दे रहे हैं 850 हर्ट्ज, एंड देयर इज अ नो कोर सैचुरेशन भी नहीं है, द नो लोड आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग एक्स, मतलब यहां का आपको Vx पूछा है, आरएमएस वोल्टेज पूछा है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू आरएमएस में है, तो बाय डिफॉल्ट Vx पूछा है। तो अब बहुत बार, अब देखो ये मैं थोड़ी देर के लिए यहां से टर्न्स हटा देता हूं ना, 20 पता थे, ये 2 टर्न से हटा दिया मैंने अभी थोड़ी देर के लिए। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूशन देने वालों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह ने सॉल्यूशन भी दिए थे इसके, है ना, तो मैं उनको गलत नहीं मानता हूँ, कई बार उनको लगता है कि यार आईआईटी तो शायद गलत क्वेश्चन फ्रेम कर ही नहीं सकता है, बट वाकई में गलत क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ना, ऐसा हो जाता है। बट बहुत सारे लोगों ने, आज भी कई सारी बुकलेट्स में आंसर आपको देखने को मिलेगा इसका 46, कई सारे लोगों ने 46 क्लेम किया है, कई सारे लोगों ने 23 क्लेम किया है। तो जब क्वेश्चन ही रॉन्ग फ्रेम है तो उसका आंसर भी गलत ही हुआ ना, है ना। बट इन्होंने क्या है, कुछ ना कुछ मान के, कुछ ना कुछ एज्यूम करके जो गलत था उसको सही फ्रेमिंग करके या इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पे क्लेम कर दिए, बट ये सारे आंसर्स आप गलत मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। देखिए क्या हुआ इसमें, आप देखोगे इसमें 2-3 चीजें हुई है कि जो 46 आंसर बहुत सारे लोगों ने निकाला है, वो मैं 23 की तो बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट 46 की बात कर रहा हूं। 46 अगर जिन लोगों ने निकाला, उन्होंने क्या किया, यहां पर ये सोचा कि इन तीनों की वजह से, जो भी इस वोल्टेज की वजह से, यहां पे इस वोल्टेज की वजह से, एक एक करके सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दी और इंड्यूस ईएमएफ ले लिया, और एक इंड्यूस ईएमएफ का जो नेट सम है वो ले लिया और उसको इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, पर फेज में, कि 20 टर्न्स इधर है, 2 टर्न्स इधर है, तो एक फेज का लेके उन्होंने क्या कर दिया, टर्न, क्योंकि टर्न रेशियो N1 N2 क्या होता है, पर फेज में होते हैं, तो इधर का पर फेज लेके 20, तो 2 डिवाइडेड बाई 20, और इन तीनों का सम कर दिया, इन तीनों का सम करके इस तरीके से कुछ निकाल दिया कि 2/20, ये तो रेफर कर दिया, और ये टोटल सम, मतलब अच्छा, इस टोटल सम में भी इन्होंने क्या किया, देखिएगा कि आप फ्लक्स देखोगे, फ्लक्स अगर हम लोग देखेंगे, है ना, देखिएगा फ्लक्स का नेचर, करंट यहां से इंजेक्ट हुआ तो ये वापस इस तरीके से लौटेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको मैंने सिखाया था ना रूल ट्रांसफार्मर पढ़ाते टाइम पे, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 फिंगर पे रखो, वाइंडिंग के ऊपर हाथ रखो अपना, ये चारों फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखो, कर्ल कर दो, ये जो थंब दिखाता है, ये क्या दिखाता मुझे, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लक्स का जो डायरेक्शन है
वो किस तरीके से, फ्लक्स का डायरेक्शन फाई ए कुछ इस साइड में है, फाई ए कुछ इस साइड में है। अगर मैं वाइंडिंग बी की बात करूं, वाइंडिंग बी की, तो इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है वाइंडिंग बी की, तो इसका मतलब है कि इसका एग्जैक्टली अपोजिट फाई बी, फ्लक्स अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। और अगर मैं देखूं यहां पे कि फाई सी करंट कहां से जा रहा है, यहां से, तो फाई सी करंट वापस से कर्ल कर दूं, तो इधर की साइड में थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं इसका अपन, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये तो ये मतलब फाई सी, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होते हैं इस तरीके से। फाई ए इधर है ना, फाई बी और फाई सी, ठीक है, फाई सी इस तरीके से टाइम डिस्प्लेस 120 डिग्री में होते हैं। बट चूंकि यहां पर और इनका फिर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट सम लेते हैं। तो ये अगर बैलेंस्ड होते तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये फाई बी और फाई सी तो क्या है, फाई बी और फाई सी तो एक ही डायरेक्शन में, बट फाई ए का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फाई ए का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो ये अपोजिट डायरेक्शन इस साइड में आ जाएगा, फाई ए अपोजिट है इधर हो जाएगा, और फिर इनका क्या हो जाएगा, नेट सम हो जाएगा, नेट सम हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो अगर मैं फाई ए को फाई एम लिख लूं, फाई ए को फाई एम लिख लूं, तो ये फाई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाई एम, और इसका क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा फाई एम कॉस 60, और ये भी हो जाएगा फाई बी फाई मतलब कॉस 60, और ये भी हो जाएगा फाई एम कॉस 60, है ना। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या होता है, फाई ए, ये फाई बी, ये फाई बी सी, और इस तरीके से एक नेट फ्लक्स जो होगा, एक नेट फ्लक्स जो होगा वो यहां पे ट्रेवल करेगा, एक्चुअली यहां पे ट्रेवल करेगा, एक नेट फ्लक्स फाई नेट यहां पे ट्रेवल करेगा, ठीक है, इन तीनों वाइंडिंग्स का नेट फ्लक्स ट्रेवल करेगा। तो अब दिक्कत यहां पे ये बात की थी, है ना। चलो, तो इसका मतलब देखो बहुत सारे जो सुपरपोजिशन थ्योरम जिन्होंने अप्लाई किया 46 आंसर लगाया है, तो वो इस चीज को नहीं इन्वॉल्व किए, इस चीज को साइड में रखा। उन्होंने क्या किया डायरेक्टली यहां पे कि यहां पे जो फ्लक्स है फाई बी और फाई सी वो सेम डायरेक्शन में है, तो इनके वोल्टेजेस एक जैसे साइन के साथ चलेंगे, अपोजिट साइन के साथ चलेगा। तो इसका मतलब, या फिर ये साइन अगर इसको मैं रेफरेंस ले लूं, इसको रेफरेंस ले लूं 230 एंगल 0 को, तो इसके कंपेरिजन में ये दोनों अपोजिट है, तो यहां पे माइनस 230 माइनस 120 डिग्री एंड माइनस 230 एंगल 120 डिग्री, और इस तरीके से सॉल्व करके कर दोगे, दैट इज 46 आंसर, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, कोई बीच में यहां पे रिएक्टेंसेस है क्या, यहां पे आपके रिएक्टेंसेस, यहां पे कोई भी रिएक्टेंसेस नहीं है, कोई भी रिएक्टेंसेस नहीं है। इसका मतलब है कि जो तीनों, अगर यहां पर मैं बोलूं कि तीनों का मैं इक्विवेलेंट बनाऊं, तो ये सारे के सारे काय में बनेंगे, पैरेलल में बनेंगे, पैरेलल वोल्टेजेस बनेंगे, है ना। ये हम लोगों ने 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी एक किया है, इस तरीके से पैरेलल वोल्टेजेस बना दी। तो पैरेलल में जो वोल्टेजेस है, तो ये वोल्टेजेस का बराबर होना जरूरी है, बराबर होना जरूरी है। तो ये चीज मैंने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ाया है कि कोई भी दो सेम वोल्टेज वाली चीजें पैरेलल में कनेक्ट नहीं हो सकती, और उस पर सुपरपोजिशन नहीं लगता। सुपरपोजिशन थ्योरम में जाना, मैंने एक चीज पढ़ाई है कि दो वोल्टेज सोर्सेज जब पैरेलल में हो तो वहां सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर एक वोल्टेज सोर्स को लोगे तो बाकी को हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से, तो सपोज करो यहां पे लोड था, यहां पे लोड लगा हुआ है, तो इस लिहाज से तो क्या हुआ, केवीएल का वायलेशन हो गया। केवीएल यहां पे फॉलो, ये सर्किट ही एग्जिस्ट नहीं करता, केवीएल ही फॉलो नहीं कर रहा आपका सर्किट। तो इसका मतलब है, हाँ, अगर यहां पे कुछ रेजिस्टेंसेस होते तब तो, या रिएक्टेंसेस होते, कुछ भी होते, तब हो सकता बैलेंस हो जाता। बट दो आइडियल वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में जब कनेक्ट हो, वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लग सकता। तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लग सकता है, लॉ के हिसाब से ही है, क्योंकि यहां पर भी कोई रिएक्टेंसेस गिवन नहीं थे, तो ये वाली मेथड तो वैसे भी रॉन्ग है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए कि यहां पर क्या हुआ कि रिजल्टेंट, इस कोर के अंदर क्या हुआ, इस कोर के अंदर तो एक ही फ्लक्स फ्लो होगा ना, रिजल्टेंट फ्लक्स। ऐसा थोड़ी होगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अलग अलग फ्लक्सेस जरूर अलग अलग वाइंडिंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग फ्लक्सेस अलग अलग वाइंडिंग से जरूर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जो कोर के अंदर फ्लक्स होगा वो तो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वही होगा।
तो इसका मतलब है कि आपने जो सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के या इस तरीके से एक एक सोर्स लेके कर रहे हैं, उन्होंने क्या एज्यूम किया कि इस वोल्टेज से इस वाइंडिंग में कुछ होगा, इस वोल्टेज से इस वाइंडिंग में कुछ होगा, इस वोल्टेज से इस वाइंडिंग में अलग अलग फ्लक्स होगा। तो अलग अलग फ्लक्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि फ्लक्स जब कॉमन है तो इंड्यूस ईएमएफ, अगर इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होंगे, सेम ही उसी फ्लक्स, उसी रिजल्टेंट फ्लक्स से प्रोड्यूस होंगे ना। तो कई बार ये अलग अलग सोर्सेस लेने में हम लोग अलग अलग अपने अपने ले रहे हैं, बट अपने अपने डायरेक्टली ऐड हो नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां पे इस रिजल्टेंट फ्लक्स से इधर भी जो वोल्टेज जनरेट होगा इसी रिजल्टेंट फ्लक्स से होगा, और इसी रिजल्टेंट फ्लक्स से यहां का इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, अलग अलग नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये इसकी जो फ्रेमिंग थी, ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही गलत था। इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये आप सिंपल इससे समझ सकते हो, अगर ज्यादा आपको बहुत डिटेलिंग वर्जन में नहीं जाना है तो, है ना। और ज्यादा अच्छा होगा जो एवरेज स्टूडेंट है, अरे सर कहाँ, हमने तो क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाया था, देखा और छोड़ दिया, उनकी किस्मत चमक गई थी, क्योंकि उन्होंने इस टाइम में इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की बजाय उन्होंने 4 क्वेश्चन और कर दिए होंगे, है ना। तो कई बार पेपर में अगर गलत क्वेश्चन फ्रेम होता है, और अगर इस तरीके से 5 क्वेश्चन अगर गलत फ्रेम हो जाते हैं, तो डिजर्विंग कैंडिडेट का कभी अच्छा रैंक नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो हर चीज पढ़ के गया वो हर चीज ट्राई करेगा अलग अलग तरीके से। तो अपने जो ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के चीजें करना है। आप उस दिन बच्चे बन जाइए, आपको जो आता है वो करना, लड़ना नहीं है, कहीं पर अटकना नहीं है ना। मान लो सपोज करो, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको कैसे पता चलेगा रॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम है या कैसे है, आपको तो सीधे सीधा आप क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, आपको वहां दिमाग नहीं लगाना कि क्वेश्चन पे सर गलत फ्रेम हुआ तो ये भी गलत हो गया, ऐसा भी मत करना। आप सिंपल एक चीज फंडा ध्यान में रखो कि क्वेश्चन रीड किया, आता है, कॉन्सेप्ट आता है, ट्राई किया, बना तो ठीक है, नहीं बना तो उसको वहीं होल्ड रखो, बाद में जब टाइम होगा 3 घंटे के बाद सारा पेपर करने में टाइम होगा तब देखेंगे, अदरवाइज जंप कर जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। वहां अननेसेसरी का टाइम मत लगाओ, ये मेथड भी लगा दो, वो भी लगा दो, ये भी लगा दो, नहीं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये सारा चीज मैंने बता दिया है। बाकी मैंने फुल लेंथ वगैरह में डॉट पोलरिटी और इसका जो भी है ना डॉट वगैरह का, ये जो डॉट है, डॉट है ना, यहाँ पे नीचे की साइड में डॉट होगा, यहाँ पे ये, तो इस तरीके से डॉट वगैरह भी मैंने, डॉट कैसे लगते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं, डॉट का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, डॉट जहां चाहे वहां रहा है, जहां डॉट है वहां प्लस है, ये वाला मेरा जो डायलॉग है ये भी बड़ा फेमस है उसमें फुल वाले वर्जन में। तो सारी चीजें मैंने बताई है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने सारे तरीके बता दिए। बाकी यूट्यूब पे ढेर अलग अलग ऑथर ने, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, चलो, तो गेट 2020 का EE का रॉन्ग क्वेश्चन फ्रेमिंग था, जिसमें मार्क्स टू ऑल सबको मिले हैं। तो एट दिस नोट हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, है ना। 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक पिछले 5 सालों में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच मिला के। एक आध क्वेश्चन और होगा जो ट्रांसफार्मर पे तो होगा, बट वो मिसलेनियस, दूसरी मशीन भी इन्वॉल्व थी, इस वजह से उसको मिसलेनियस सेक्शन में हम लोग करवाएंगे। तो एट दिस नोट ये हमारा ट्रांसफार्मर पूरा कंप्लीट होता है। रिसेंट ट्रेंड सीरीज में ट्रांसफार्मर का हमने जितने भी 5 साल में आए सब कुछ देखा, क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्ट देखा, मजा आया होगा आपको सीरीज में। और जो लोग थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो प्लीज ये रैंक बूस्टर का कोर्स जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इसका प्राइस हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है, वहीं का वहीं रखा है, ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। और जो बिगिनर्स है तो वो अपना फुल इलेक्ट्रिकल मशीन कवर कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, तो एट दिस नोट ये हम लोग लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नई मशीन्स के साथ मिलेंगे और देखते हैं, डीसी मशीन स्टार्ट करते हैं, इंडक्शन स्टार्ट करते हैं, रिसेंट ट्रेंड से, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फुल कोर्स में जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है उसी सीक्वेंस से हम लोग जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अनादर मशीन्स के साथ। ओके, थैंक यू।